नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, यूँ तो हमारे देश में कृषि सुधार के लिए और कृषि में विकास के लिए, इसके साथ ही अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी गतिविधियों के लिए कई तरह के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन्हीं में से एक है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। जी हाँ, ये विश्वविद्यालय हमारे कृषि शिक्षा में प्रचार प्रसार के लिए, उनमें अनुसंधान के लिए एवं तकनीकी और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के काम कर रहा है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के ऊपर खास बातचीत करेंगे वहाँ के कुलपति महोदय जी के साथ। तो चलिए देर किस बात के, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराएं। किसानों के लिए आधुनिक कृषि है ज्यादा लाभकारी और बीज कारोबार के लिए अब लाइसेंस जरूरी। कृषि विज्ञान केंद्र चौमू पर एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को शेड नेट, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन के बारे में बताया गया। आदान विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों ने खरीफ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मौसम में किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराएं ताकि किसानों की खुशहाली और समृद्धि को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी आदान विक्रेता खाद उर्वरक का वितरण POS मशीन के जरिए ही करें। सरकार किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार करती रहती है। राज्य सरकार द्वारा बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम को कृषि आयुक्त कानाराम ने भी संबोधित किया। उन्होंने राज किसान सुविधा ऐप के बारे में जानकारी दी और उपस्थित सभी विक्रेताओं और विभागीय अधिकारियों को राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल ऐप को अपने क्षेत्र के किसानों से भी डाउनलोड करवाएं। उन्होंने आदान विक्रेताओं से कहा कि सभी डिस्प्ले बोर्ड और स्टॉक रजिस्टर दुरुस्त रखें। अनुज्ञा पत्र में दुकान में रखे जाने वाले सभी उत्पाद जुड़वाने और बेचे जाने वाले उत्पाद का बिल आवश्यक रूप से किसानों को देवें। नकली सामान बेचने और कालाबाजारी से बचें। उच्च गुणवत्ता का उर्वरक रखें जिससे किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र चौमू पर एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को शेड नेट, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन के बारे में बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा चौमू के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SS राठौड़ ने कहा कि परंपरागत के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का समावेश करना चाहिए। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। समय और श्रम की बचत भी आधुनिक कृषि से ही संभव है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उप निदेशक डॉक्टर RS राणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और विभिन्न बागवानी योजनाओं से जुड़े अनुदान के बारे में बताया। प्रशिक्षण में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर के चीफ ट्रेनर डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी ने हॉलैंड में संरक्षित खेती की शुरुआत कब और कैसे हुई से लेकर फसल मूल्य संवर्धन तक की जानकारी किसानों को दी। राष्ट्रीय बीज निगम उदयपुर के द्वारा FPO और CO के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चारा बीज और कृषि आदान कारोबार के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत MPUAT उदयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 20 से ज्यादा FPO के CO ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान चारा फसल, चारा बीज और चारा फसलों की खेती के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक कृषि माधो सिंह चंपावत ने बीज की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि बीज कारोबार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उन्होंने बीज की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने संबंधी जानकारी भी दी। कार्यक्रम को बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ओम प्रकाश अड़िया ने भी संबोधित किया। उन्होंने सीईओ की डीलरशिप लेने की प्रक्रिया, बीज उत्पादन, बीज विधायन, बीज भंडारण, वितरण और बीज विक्रय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। निगम के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक मुस्तिन ने अपने उद्बोधन के माध्यम से संपूर्ण भारत में निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों और फार्मों पर होने वाले कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आईईसी विशेषज्ञ फारूक मोहम्मद रंगरेज और कृषि विशेषज्ञ प्रभुदयाल ने वर्षा जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में ई नाम स्टेट कोऑर्डिनेटर अविनाश जैन ने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ई नाम के उद्देश्य, पोर्टल की योजनाओं, कृषि उपज बाजार संबंधित मंडियों और एफपीओ से लाभ के बारे में बताया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, हमारे देश में कृषि शिक्षा और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के विश्वविद्यालय देश में और राज्य में खोले गए हैं। इन्हीं में से एक है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो अपने प्रभावी और रणनीतिक तरीके से हमारे देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है, नए नवाचार कर रहा है, नवीन आयाम कर रहा है। इसके साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी और नवीन और गतिविधियों को बढ़ावा भी दे रहा है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और मिलेंगे वहाँ के कुलपति महोदय जी के साथ। तो चलिए देर किस बात की, आइए मुलाकात करते हैं। एक विशेष मुलाकात कृषि दर्शन टीम के साथ, वहाँ के कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक जी के साथ। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का नमस्कार करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं कि वे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने में और हम सब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में एक महती भूमिका अदा कर रहे हैं। जहां तक आपने नवाचारों की बात कही है और ड्रोन प्रक्षेपण की बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया इन्फोलाइन मुंबई से CSR में हम लोगों को 3 वर्ष पूर्व एक ड्रोन प्राप्त हुआ था और उस ड्रोन से हम लोग किसानों के जितने भी खेत हैं उसमें पानी का छिड़काव, उसमें नैनो यूरिया का छिड़काव, उसमें नैनो DAP का छिड़काव, कीटनाशियों का छिड़काव, कवकनाशियों का छिड़काव का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में हमारी इस पहल को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सारे कृषि विश्वविद्यालयों को 2 ड्रोन का पैसा दिया और हम लोगों ने सबसे पहल करते हुए ये दोनों ड्रोन हम लोगों ने ख़रीदे। और उसके बाद आज के दिन में मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी किसान हैं वो इसमें काफ़ी अभिरुचि ले रहे हैं। 2-3 बातें मैं इस संबंध में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं किसान भाइयों। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और जहाँ 1 एकड़ में 400 लीटर पानी लगता है, वहाँ ये 10 लीटर पानी में उसी कीटनाशी का या उसी कवकनाशी का या नैनो यूरिया का छिड़काव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप कीटनाशी का छिड़काव करते हैं या कवकनाशियों का छिड़काव करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर जो हवा चलती है तो ड्रिफ्ट आपके ऊपर पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान छिड़काव करने वाले व्यक्ति को होता है। तो इससे इन सब चीज़ों की भी बचत होती है। और जो तीसरी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो है समय। और मैं किसान भाइयों से भी कहता हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण है और जो काम आप 4 व्यक्ति मिल करके दिन भर में करेंगे वो 25 से 30 मिनट के अंदर वो आपका छिड़काव पूरा हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो नवाचार की बातें हैं और अब समय आ गया कि आप लोगों को
कीटनाशियों का छिड़काव, कवकनाशियों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन पर आधारित टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। कौशल विकास बहुत आवश्यक है और कौशल विकास इसलिए भी आवश्यक है कि अगर किसी को अपना उद्योग धंधा लगाना है, और मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई करके हम लोग नौकरी ढूंढते हैं और नौकरियां भी, सरकारी नौकरियां भी बहुत कम हैं और उसमें एक निश्चित आय आपको होती है। और कौशल विकास से जब आप अपना व्यवसाय करते हैं तो आय के मामले में आप काफ़ी आगे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो कौशल विकास के लिए हम लोगों ने ICR से अप्रोच की थी और हम लोगों को ICR ने 85 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की थी, जिससे कि मैंने एक कौशल विकास केंद्र का निर्माण महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया है और जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अभी तक 185 ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ इसमें, कौशल विकास में, जिसमें गृह विज्ञान से संबंधित, डेयरी साइंस से संबंधित, फूड साइंस से संबंधित, कृषि से संबंधित और विशेष रूप से मिलेट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसमें मिलेट्स को किस तरह से स्वादिष्ट बनाया जाए, पैलेटेबल बनाया जाए, जो हमारी नई पीढ़ी है वो किस तरह से मिलेट का स्वाद ले, तो इसके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन बनाने की बात भी उसमें चल रही है। और सभी तरह की विधाओं में हम अपने स्नातकों को और परास्नातकों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे आगे चलकर समाज में एक महती भूमिका अदा कर सकें। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है 2023 को मनाया जा रहा है और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने इसे श्री अन्न का नाम दे दिया और इससे पहले भी मिलेट वर्ष को 2018 में हम लोग न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिए थे और पूरे देश में 2018 में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था। लेकिन चूँकि भारतवर्ष के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया 2023, तो हमारा ये दायित्व है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत ज़ोर शोर से चलाएं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने दिसंबर माह में ही कर दी थी, जबकि शुरुआत 1 जनवरी को होनी थी। दिसंबर माह में ही हमने कार्यशाला की, उसके बाद जनवरी से हम लोग प्रारंभ हुए हैं और एक सचित्र दिग्दर्शिका, जिसे पिक्टोरियल गाइड का नाम दिया गया, वो बनाई गई, जिसमें 12 मिलेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सब किसानों तक और जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और जितने हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लोग हैं सभी, और विश्वविद्यालयों में भी हमने वो कैलेंडर्स पहुंचाए ताकि लोगों में जन जागरूकता शुरू हो सके। इसके साथ ही हम लोगों ने मिलेट कैप और उसके बाद मिलेट रैली, हमारे बच्चों ने इस समय अभी तक 4 मिलेट रैली निकाली हैं, जिनमें 1100 बच्चे एक रैली में, 1201 में, 1355 बच्चे तीसरी रैली में, और अभी जो हमने रैली निकाली थी जब हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आए थे, तो 2000 बच्चों ने उसमें भाग लिया था। तो मिलेट रैली से भी हम लोगों ने जागरूकता की है। इसके अलावा हम अपने हर एक, चाहे केबीके हो चाहे कॉलेज हो, उसमें एक मिलेट वाटिका बना रहे हैं ताकि मिलेट को उसमें लगाया जाए और मिलेट लगा करके लोग देखें कि बाजरा कैसा होता है, ज्वार कैसा होता है, कंगनी कैसी होती है, मडुआ या रागी कैसा होता है, सावा कैसा दिखाई देता है, उसका पेड़ कैसा दिखाई देता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है कि एक मिलेट मिशन मोड में तैयार किया है कि उसमें मिलेट में किस तरह से हम उसको नई जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए उसको परिवर्तित करें, उसके स्वाद को परिवर्तित करें। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ किसान भाइयों से भी कि व्यक्ति जो है वो पहले 3 तरह से खाता था। पहले वो देखता था कि भोजन अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो उसे नहीं खाता था। फिर वो खुशबू से खाता था कि उसे खुशबू भोजन में अच्छी आ रही है तो मैं उस भोजन को खाऊंगा। फिर वो जीभ से खाता है कि भोजन अगर स्वादिष्ट है तो तब खाता है। और आज हमने एक चौथी विधा निकाल दी कि वो दिमाग से खाता है, अपने मस्तिष्क से खाता है कि ये भोजन मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भोजन मेरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ये भोजन मेरे बैली को कम करेगा, इस भोजन में रेशा है, इस भोजन में प्रोटीन है और ये भोजन मेरे को नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मुझे इस भोजन को खाना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने युवाओं में इसकी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है और इसके लिए विभिन्न किस्म के हम लोगों ने व्यंजन तैयार किए हैं। और हमारे होम साइंस कॉलेज में पूरी बेकरी की एक यूनिट है और उस बेकरी की यूनिट में हम लोगों ने कई तरह के बिस्किट्स, कई तरह के मिठाइयाँ वहाँ पर तैयार की हैं और सूडो मिलेट्स को भी उसमें काम में लिया है, जो
बकवीट है और एमरेंथस है। देखिए, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको ढंग से करने की बात है और इसको वैज्ञानिक रूप से करने की बात है। अब कोई ये भी कह सकता है कि हमारे किसान तो पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे थे, तो उस प्राकृतिक खेती में और इस प्राकृतिक खेती में क्या फ़र्क है, उस जैविक खेती में इस जैविक खेती में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैविक खेती के जितने भी मूल चीज़ें हैं, चाहे वो बीजामृत हो, चाहे वापसा की बात हो, चाहे अन्य चीज़ों की बात हो, जो भी चीज़ हम प्रयोग करेंगे उसका हम लोगों ने मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जैविक खेती का एक केंद्र है और हमारे उसमें कई फसलों के हमने जैविक खेती के पूरे फसल चक्र का अध्ययन करके किसानों के लिए ये निकाला है कि यदि आपके उसमें कीट आएँ तो आप क्या छिड़कें, और अगर आपके उसमें कवक लगे तो क्या छिड़कें, आपको खाद डालनी है तो आप क्या छिड़कें। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा उसका एनालिसिस किया है। जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है, तो प्राकृतिक खेती में आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है कि गौ माता, कि जब तक आप गाय नहीं पालेंगे प्राकृतिक खेती आप नहीं कर सकते, और गौ माता के प्रसाद से ही ये सारा प्राकृतिक खेती का खेल जो है वो चलता है। तो प्राकृतिक खेती में बिना ज़मीन को ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए, बिना भूमि को डिस्टर्ब किए हुए जो अवयव हमारे पास उपलब्ध हैं उसी फार्म में, उन्हीं अवयवों का प्रयोग करते हुए जो हमारे लागत है उसको कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और उपज करने की बात सामने आती है। देखिए, आजकल के समय में ज्ञान ही पैसा है, और अगर आपका ज्ञान है तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है कि आप अपने ज्ञान को पेटेंट कराएं और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को आप इंडस्ट्री को सेल करें, और इंडस्ट्री को सेल करने के बाद उस टेक्नोलॉजी से आप धन का अर्जन करें। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम हर एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं करते, क्योंकि कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, कई विधाएँ, कई तकनीक ऐसी होती हैं जो हम किसानों को देना चाहते हैं और सीधे हम किसानों को हस्तांतरित करते हैं। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि जिनका कि हम लोग पालन करते हैं और उनको हम लोग पेटेंट करते हैं। इसी संबंध में मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी समस्या फसल में आती है, खासकर धान की फसल में, वो पराली की आती है, और पराली को कई लोग जलाते हैं जिससे कि वातावरण भी खराब होता है। और इस पराली को गाय नहीं खाती क्योंकि इसमें लिग्निन होता है, और अगर गाय खाएगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। तो हम लोगों ने धान की पराली से पायरोलिसिस करके बायोचार बनाया। तो बायोचार एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप कार्बन की कमी है किसी भूमि में तो बायोचार आप उसमें डालेंगे तो कार्बन की कमी दूर होगी, भूमि की जल अवशोषण की जो स्थिति है वो अच्छी होगी, और साथ में कई न्यूट्रिएंट्स भी उसको प्राप्त होंगे। तो ये जो बायोचार है ये बाज़ार में 632 रुपये इसका रेट है 1 किलो का, जबकि हम लोगों ने जो बायोचार पराली से तैयार किया है वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ 48 रुपये का 1 किलो बायोचार हम लोग बेच रहे हैं, और ये इतना सस्ता है कि हर किसान इसका प्रयोग कर सकता है। तो कैसे पायरोलिसिस किया जाए, किस तरह से मशीन बनाया जाए, तो उस मशीन को बना के पायरोलिसिस करके उस मशीन का हम लोगों ने पेटेंट करा लिया, और ये पेटेंट आगे चल के हम जब किसी इंडस्ट्री को देंगे तो एक अच्छी धनराशि का अर्जन विश्वविद्यालय के लिए होगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं जो कि बैटरी से चलती हैं, इन कारों में बैटरी के गर्म होने से आग लगने की बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये जो ऊष्मा निकलती है, इस ऊष्मा को किस तरह से अवशोषित किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल पदार्थ बनाकर, एक स्पेशल मटेरियल बनाकर इस को हम लोगों ने इसकी ऊर्जा को अवशोषित करने का काम किया, और उसका ब्रैकेट बना के जब हम बैटरी रखते हैं तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बिना गर्म हुए चल सकती है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो हमारा भारत सरकार का है, उसकी एक परियोजना है जिसको हम प्रिज्म परियोजना कहते हैं। इस प्रिज्म परियोजना के अंतर्गत जो वैज्ञानिक हैं वो 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की धनराशि ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने 8 पेटेंट्स भी किए हैं, और पिछले
एक साल में, और पिछले 2 साल के अंदर हमारे कुल पेटेंटों की संख्या 15 है। आज इस मौके पर मैं मेवाड़ के सारे अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय आपका अपना विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय आपकी सेवा के लिए सदा समर्पित है। आपके को किसी भी तकनीक की आवश्यकता हो, बीज की आवश्यकता हो, किसी विधा की आवश्यकता हो, और किसी भी समय अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, आपके वहाँ कीट आ रहे हों, व्याधि आ रही हों फसल में, तो आप हमारे विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो आप हमारे जो प्रसार के डायरेक्टर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टर रिसर्च से संपर्क कर सकते हैं, या सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका फीडबैक हम लोगों को ज़रूर दें और हमें बताएं कि क्या समस्या है, ताकि हम अपने शोध को उसी तरह से नियंत्रित कर सकें जिसे हम कहते हैं फार्मर्स ड्रिवन रिसर्च। वो हम करना चाहते हैं, जो किसान आधारित शोध हम करना चाहते हैं। किसान को क्या ज़रूरत है, इसी पर हम लोग शोध करना चाहते हैं और इसी को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो किसान साथियों, अभी आप देख रहे थे एक विशेष मुलाकात महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक जी के साथ। आपने देखा कि किस तरह से महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है, नवीन आयाम गढ़ रहा है। इसके साथ ही ड्रोन से खेती, या फिर अगर हम बात करें बीजों की किस्मों की, तो किस तरह से इसमें भी वो अग्रणी कार्य कर रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस जानकारी से आज आप बेहद ही लाभान्वित साबित हुए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल हो, या जिज्ञासा हो, या सुझाव हो, तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहें तो आप उसके लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ, और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।